ठीक है, तो कल कल एक इंट्रोडक्शन दिया था बस स्टोर प्रोसीजर का कि क्या होता है स्टोर प्रोसीजर इन एसक्यूएल। तो कोई भी एसक्यूएल क्वेरी एसक्यूएल कमांड हम वन बार वन राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स कर सकते हैं। ओके, मतलब उसको एक ही बार लिखना है, उसको स्टोर करना है कहीं ना कहीं पे, एंड देन बस बाय चेंजिंग द पैरामीटर्स हमें उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। बट ये मोस्टली स्टोर प्रोसीजर जो होता है ये डीएमएल कमांड के साथ यूज किया जाता है। डीएमएल कमांड्स। ओके, अभी डीएमएल कमांड मतलब अपडेट करने के पहले या फिर डिलीट करने के लिए डेटा को डिलीट करना है, मतलब अलग अलग ऑपरेशंस। जब भी हम इस तरह से मतलब जब कोई सॉफ्टवेयर एज सच बनाता है एंड वहां पे अगर आप देखोगे तो CRUD ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करता है। तो CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये सारे वहाँ पे मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज करके ही परफॉर्म किए जाते हैं। बट वहां से ओनली प्रोग्रामिंग से पैरामीटर्स पास होते हैं, पैरामीटर्स का वैल्यू पास होता है, देन यहाँ पे एसक्यूएल पे वो एग्जीक्यूशन हो जाता है। ओके, इवन इंसर्ट इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर मतलब क्या होता है? तो स्टोर प्रोसीजर बेसिकली हम जो अभी तक जितना भी हमने एसक्यूएल का क्वेरी लिखा है उसको एज अ बंच, ओके, एज अ ग्रुप, जितने भी एसक्यूएल का आप कोड लिख सकते हैं टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, उसको एज अ बंच कहीं पे तो स्टोर करना है, एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर करना है, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना है फॉर द डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज। ओके, बेसिकली अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म वन और मोर डीएमएल ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। डीएमएल मतलब ये वाले ऑपरेशंस। ओके, तो इस तरह से इसका डेफिनेशन है। बट अगर लॉजिकली देखेंगे मतलब टू बी सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इट्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट सम इनपुट्स मतलब पैरामीटर्स। हम पैरामीटर्स उसको दे सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं। ओके, एंड देन इट परफॉर्म द टास्क व्हाट आर द पास टास्क वी हैव डिफाइंड। ओके, सो नाउ हाउ टू क्रिएट द स्टोर प्रोसीजर। जिस तरह से हम डेटाबेस में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि टेबल क्रिएट करते हैं, तो कोई भी चीज डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ये भी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको क्रिएट एंड उस ऑब्जेक्ट का टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि प्रोसीजर मुझे क्रिएट करना है, देन लेट से आपको डिलीट नाम का एक प्रोसीजर, डिलीट क्या करना है? डिलीट रिकॉर्ड्स। ओके, नेम कुछ भी हो सकता है। ओके, डिलीट रिकॉर्ड्स नाम का एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है। ठीक है, अभी एज करके मतलब ये इसका सिंटैक्स है अलियास करके। अभी ये प्रोसीजर में क्या कोड होना चाहिए? तो आपको एज करके अलियास डिफाइन करके डिफाइन करना होता है। देन यहाँ पे आप डिलीट कमांड लिख सकते हैं, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल, मतलब जो भी टेबल, मतलब यहाँ पे टेबल का नेम पास करना होगा। इफ ऐसे सेल्स अंडरस्कोर डेटा वेयर, वेयर इफ ऐसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए एक कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है। डिलीट करने के लिए मैं बस लिख रहा हूँ, अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप जो भी डेटाबेस होगा पहले डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। कहीं पे भी इवन इनके सब कंपनीज आल्सो ऐसी काम होता है, पहले डेटाबेस सेलेक्ट करो या फिर यूज डेटाबेस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, डेटाबेस सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम यहाँ पे मैं एक सपोज मान लीजिए एक आईडी, ऑर्डर आईडी पास करता हूँ। ऑर्डर आईडी पास करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ऑर्डर आईडी की डिटेल्स चाहिए ना, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ओके, या फिर इस डेटा को इसको टच करने से अच्छा इंसर्ट
इंसर्ट अंडरस्कोर सेल्स डेटा, इस टेबल के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कल ही तो हमने क्रिएट किया था, इंसर्ट सेल्स डेटा। If I go to this in the batch 5, okay, in the table, कुछ तो टेबल नेम में, okay, if I say test sales insert, okay, fine, तो ये नेम है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये वाला जो फर्स्ट आईडी है इसका रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये मेरा एक स्टोर प्रोसीजर बनेगा, राइट, एक स्टोर प्रोसीजर। बट इसको आप डायनेमिकली यूज नहीं कर सकते। मतलब आप ये देखो, आपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो ये थोड़ी ना जाके डिलीट करने वाला है रिकॉर्ड। अभी तक वो रिकॉर्ड डिलीट भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने स्टोर प्रोसीजर को डिफाइन किया है, हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। ओके, मतलब जब भी आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं आपको उसको कॉल करना होगा, तब जाके वो स्टोर प्रोसीजर का जो भी आपने एसक्यूएल का कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ आई से EXEC एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट के बाद कौन सा ये डिलीट रिकॉर्ड, तो उसका बस इतना ही आपको लिखना है। एंड अब ये स्टोर प्रोसीजर काम करेगा, ठीक है। नाउ इट सेज 1 रो अफेक्टेड। अब अगर आप फिर से रिकॉर्ड फेच करके देखोगे, स्टिल इट इज देयर, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, गॉट इट। हम इससे डिलीट, सॉरी, इससे रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं, इस टेबल से। ऑर्डर आईडी मैंने इससे कॉपी किया, बट डिलीट जो हो रहा है वो सेल्स डेटा से हो रहा है, तो वहां से डिलीट हुआ है रिकॉर्ड, राइट। ये मतलब इस तरह से, ऐसा एक ही नहीं है कि आप वही टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहीं से भी लेके कोई भी टेबल का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो वाला आईडी एग्जिस्ट नहीं है, राइट, ये वाला आईडी एग्जिस्ट नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन तो आपने डिफाइन कर लिया कि आपको डिलीट करने का ऑपरेशन है, बट यही चीज आपको बाय एनी रीजन फ्रिक्वेंटली करनी पड़ती है। ओके, कुछ भी होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, जो भी काइंड ऑफ ऑपरेशंस रहेंगे वहां पे इसमें जरूरत होगी, मे बी किसी कॉलम का स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करना होगा तो आप अपडेट कमांड यूज कर लोगे। एंटायर रो को ही रिमूव करना है तो डिलीट कमांड यूज कर लोगे। बट ये जो स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया, ये स्टोर प्रोसीजर एज सच हमें कोई मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि हम वैल्यू पास करें, राइट। बट स्टोर प्रोसीजर का एक्चुअल यूज वही होता है कि आप जब कॉल करते हैं तो आपको वैल्यू पास करना है, मतलब उसको पैरामीटर्स कहते हैं। अभी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते टाइम अगर आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, ओके, अगर आपको पैरामीटर डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पे स्पेस देके वेरिएबल, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है SQL सर्वर में। तो इफ आई से ऑर्डर आईडी, ओके, एंड ये कौन से टाइप का होगा, तो आपको टाइप बताना होगा उसका var char 100। तो इस तरह से मैंने डिफाइन किया। अब इस ऑर्डर आईडी को हमें यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, तो क्योंकि ऑर्डर आईडी जो है ये हम एक्सटर्नली पास करने वाले हैं, जब हम इसको कॉल करेंगे तब पास करने वाले हैं। अब ये स्टोर प्रोसीजर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो हमने देखा है क्रिएट और अल्टर, दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर लो। क्रिएट प्रोसीजर और अल्टर प्रोसीजर, क्रिएट कब होगा, जब नहीं एग्जिस्ट होगा तब, लेकिन अगर एग्जिस्ट होगा इसी नाम का स्टोर प्रोसीजर तो उसको चेंज करने के लिए आपको अल्टर कमांड चाहिए। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं दोनों साथ में, ये नहीं तो वो, दोनों में से एक कमांड तो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप इसको ओनली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इट सेज फंक्शन और डिलीट कमांड रिकॉर्ड एक्सपेक्ट पैरामीटर, राइट, पैरामीटर पूछ रहा है, ओके, तो इसको पैरामीटर देना है। ओके, तो यहाँ पे आके इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे बस आपको स्पेस देके उस पैरामीटर का वैल्यू पास करना है, खत्म। यहाँ पे एट ऑर्डर आईडी, देखो सिंटैक्स भी दिखा था जिस तरह से, मतलब हम एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखते टाइम जैसे सजेशंस आता है कि लुकअप वैल्यू लगाओ, लुकअप एरे सेलेक्ट करो, कॉलम इंडेक्स बताओ, और एंड जो भी ट्रू फॉल्स होगा वो, तो उसी तरह से यहाँ पे भी
हमें सजेशंस आ रहा है। ओके, एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, इट सेज 0 रोज अफेक्टेड। अभी स्टोर प्रोसीजर जब कॉल करते हैं, अभी मैं अगर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, ओके, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है एट ऑर्डर आईडी, ये तभी वैल्यू मैटर करता है जब ये वेरिएबल का वैल्यू कॉल करते टाइम पास होगा। नहीं तो ये यहाँ पे आपको अगर इतना ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली ये वाला यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, तब जाके आप कर सकते हैं। बट वो टाइम पे ये एक एरर देगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। बट इन केस ऑफ स्टोर प्रोसीजर आपको उस तरह का एरर नहीं मिल रहा, आपको इतना ही मैसेज मिल रहा है, 0 रोज अफेक्टेड, राइट। तो स्टोर प्रोसीजर रिटर्न क्या करता है, एक ये रिटर्न करता है एक इंटीजर नंबर, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर अफेक्टेड बाय दैट ऑपरेशन। समवेयर इट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। तो मतलब इस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर कोई भी डीएमएल कमांड परफॉर्म करने के लिए, इवन इंसर्ट करने के लिए, अभी आप कहोगे ये स्टोर प्रोसीजर मतलब ठीक है, चलो ये रिपीटिंग टास्क करनी है, तो इवन इसमें आप और भी कोड ऐड कर सकते हैं चेक करने के लिए कि जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक रेंज में है या नहीं है। तो अगर इस तरह के भी कंडीशंस आपको, क्योंकि डेटा को इंसर्ट करना है सपोज, मान लीजिए, एंड एज का कॉलम है, पर्सन एज का कॉलम है, यानी वहां पे अगर किसी ने 0 एंटर कर दिया या फिर नेगेटिव एंटर कर दिया, तो ये वैल्यू जो होती है ये इनवैलिड वैल्यूज होते हैं, राइट। किसी का एज 0 नहीं हो सकता, या फिर किसी का एज नेगेटिव में भी नहीं हो सकता। तो ऐसे वैल्यूज को चेक करने के लिए भी हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट देर इज अनदर वे आल्सो। तो उसको नया सच ट्रिगर एंड ऑल वो भी कहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ट्रिगर मतलब क्या होता है? ट्रिगर मतलब इसी का पार्ट होता है, स्टोर्ड प्रोसीजर ही होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, सो फार अभी हम ट्रिगर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया, ऑब्वियसली स्टोर प्रोसीजर का मीनिंग तब बनता है जब आप उसमें पैरामीटर्स यूज करते हैं, एक्सटर्नली वैल्यूज पास करते हैं, तब जाके आपका स्टोर प्रोसीजर बनेगा। मतलब एक आपको मीनिंगफुल स्टोर प्रोसीजर बनाने को आएगा। ओके, देन लेट्स से यहाँ पे हमने जो कम अभी तक बनाया स्टोर प्रोसीजर, वो स्टोर प्रोसीजर ओनली फॉर द डिलीट रिकॉर्ड था। अभी यहाँ पे एक सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर, मतलब वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड्स मतलब हम डिलीट कर रहे थे। लेट्स से आपको कोई अनदर कॉलम के बेसिस पे डिलीट करना है, या फिर और एक दो वैल्यू इसमें कंसिडर करनी है, ऑर्डर आईडी एंड, ओके। तो मतलब यहाँ पे कंडीशंस आपका चेंज होगा, जो भी हमने वेयर क्लॉज में सीखा है उसमें बस एंड ऑपरेटर यूज करके दो कंडीशंस देने होंगे, एंड यहाँ से दो पैरामीटर पास करने। बट अगर दो पैरामीटर पास करने हैं तो कैसे करना होगा, राइट? कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली कॉमा देके एट द रेट एंड न्यू जो भी आपका पैरामीटर होगा वो पैरामीटर आपको पास करना है, जो भी होगा। मतलब यहाँ पे लेट्स से सेगमेंट, ओके, तो सेगमेंट का भी हम पैरामीटर रख सकते हैं, या फिर वैरक्यार, सेगमेंट वैरक्यार, या फिर आपको अगर सेल्स अमाउंट का रखना है तो आप सेल्स भी रख सकते हैं। ये नेम कुछ भी हो सकता है पैरामीटर, मतलब ये जो नेम है, हम यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर आईडी, इसका नेम कॉलम ऑर्डर आईडी है करके ऑर्डर आईडी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ओनली ओ लिखो, आईडी लिखो, वॉट एवर इज गुड फिट फॉर यू। ये बस आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिफाइन आप करने वाले, यूज भी आप करने वाले हैं। ओके, तो इफ आई से यस, एंड डेटा टाइप कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली फ्लोट टाइप का डेटा होगा, कोई भी डेटा टाइप का डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। देन यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एंड सेल्स इज ग्रेटर देन, ओके, मीनिंग एट यस यूज करना हो, एज इफ दिस इज ग्रेटर देन 100, ओके। तो उस
ऑर्डर आईडी के लिए डिलीशन होना चाहिए, अदरवाइज इट शुड नॉट गो एंड डिलीट एनीथिंग। ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया, अल्टर कर दिया। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये एरर देगा। अगेन इट सेज एक्सपेक्ट पैरामीटर एट यस विच वाज नॉट सप्लाइड, राइट। तो मतलब जितने पैरामीटर्स आपने डिफाइन किए हैं उतने पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने होंगे। एंड ओके, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन लेट्स से मैंने गलत दिया है, क्योंकि एड एस का वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे 100 यूज करने की जरूरत नहीं। एड एस हम डिफाइन करने वाले इफ ऐसे 100, एंड यहाँ पे अगर मैं सेल्स डिफाइन करूँ, सेल्स सेल्स मतलब ये कॉलम है इस, ओके, सेल्स का वैल्यू अगर एट एस से ज्यादा है तो, या फिर इज इक्वल टू, इस तरह से कंडीशन में डिफाइन करता हूँ। ओके, इवन अभी भी वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, वही एरर देगा, एड्रेस का पैरामीटर का वैल्यू मांगेगा, क्योंकि ये उस तरह से काम नहीं करता। 100 हमें यहाँ पे पास करना होता है। ओके, तो अभी मैंने दो पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं स्टोर प्रोसीजर के लिए, दो पैरामीटर्स यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब हम पास कर रहे हैं। ओके, तो ये एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए, बट इट विल से 0 रोज अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर आईडी जो है ये एग्जिस्ट नहीं है, सो फार हमने उसको डिलीट किया था, राइट। अब मैं इस टेबल को व्यू करता हूँ। लेट्स से एक ऑर्डर आईडी हम पिक करते हैं। ओके, ये 120 है, राइट, एंड थर्ड वाला जो है इसका सेल्स का अमाउंट 66 है। कंडीशन क्या है हमारा? 100 से ज्यादा, 100 या फिर 100 से ज्यादा होगा, एंड सो फॉर जो भी हम ऑर्डर आईडी पास करेंगे, तो ये वाला अगर मैं पास करता हूँ, सपोज सेकंड वाला, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो मेरा ट्रू हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन में कुछ नहीं, ऑर्डर आईडी की जगह पे जाके बैठ जाएगा, मैच भी हो जाएगा, मिल भी जाएगा। बट अगर सेकंड कंडीशन जो है ये अगर ट्रू नहीं होगा, तो क्या रिकॉर्ड डिलीट होगा या फिर नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट, क्योंकि एंड ऑपरेटर का काम ही है इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ओके, ये दोनों कंडीशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, if both the conditions are true, then and then only it will allow to perform this operation, otherwise it will directly return as 0 rows affected। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यस का जो वैल्यू है वो 100 से ज्यादा नहीं है, मतलब ये सेकंड कंडीशन जो है ये फेल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड इसका जो वैल्यू है 66 है, राइट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिर भी आपको मिलेगा 0 रोज अफेक्टेड। तो इस तरह से ये बिहेव करता है। तो मतलब जब भी आप मल्टीपल पैरामीटर्स यूज करोगे तो आपको बी केयरफुली यूज करना होगा, बट ये ऑब्वियसली इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई योर लॉट्स ऑफ वर्क। जो भी मैनुअल वर्क होता है, जैसे कि वैल्यूज चेक करना है किसी टेबल में इंसर्ट होने वाले, या फिर कुछ कंडीशंस लगाने हैं, वो तो एसक्यूएल स्टेटमेंट में भी लगा सकते हैं। बट पूरा का पूरा एसक्यूएल स्टेटमेंट आपने एक बार डिफाइन करके स्टोर कर दिया, तो आपको उसको बार बार देखना, उसको उसमें जाके चेंज करना जरूरत नहीं है। सिंगल लाइन कोड लिख के आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसको यूज एग्जीक्यूट करने से यही कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। इसमें आप 1000 लाइन का भी सिक्वल का कोड लोग लिखोगे, दैट इज इवन फाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं अब दूसरा वाला ऑर्डर आईडी पास करता हूँ। ठीक है, इस ऑर्डर आईडी के लिए देखोगे तो ये ऑर्डर आईडी एग्जिस्ट है, एंड इसका वैल्यू भी हमारा सेकंड कंडीशन भी ट्रू कर रहा है, राइट। उसको एग्जीक्यूट किया, देखो 2 रोज अफेक्टेड, मतलब वो डुप्लीकेट भी था कहीं तो। Okay? ऐसा नहीं कि ये 1 रो, जहां पे भी कंडीशन मैच होगी, जितने भी तुम्हें मतलब एसक्यूएल को ये आईडी जहां जहां पे मिलेगा, जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगा, दोनों कंडीशंस, वहां से वो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो इस तरह से एक स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं। ये तो मैंने बस डिलीट के लिए बनाया था। अगर सपोज मान लीजिए आपको अपडेट के लिए बनाना है, किसी स्पेसिफिक कॉलम का वैल्यू आपको बार बार अपडेट करना पड़ता है, या फिर मतलब जो आप कभी कभी फॉर्म्स डेटा अपडेट करने के लिए कुछ कमांड होती है, या फिर एक फाइल अपलोड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में, तो वहां पे बैकएंड पे यही कोड्स रहते हैं, यही स्टोर स्टोर प्रोसीजर्स रहती है, जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स को रिसीव किया जाता है।
ओके, देन इन पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, जैसे कि ये ऑर्डर आईडी है तो ये ऑर्डर आईडी तो कंपलसरी होगा, कुछ पैरामीटर्स कंपलसरी होंगे, जैसे कि एम्प्लॉय का डेटा आप अपडेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय का डेटा अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैंडेटरी होगा, या फिर उसका सोशल सिक्योरिटी मतलब जो भी उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा वो मैंडेटरी होगा, एंड देन उसके बेसिस पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, राइट। देन उस ऑर्डर मतलब यहाँ पे ऑर्डर है तो ऑर्डर ऑर्डर के अगेंस्ट लेसेस आपका कभी कभी गलती से सेल्स अमाउंट चेंज हो गया, मतलब ऑर्डर का डिमांड चेंज हो गया तो ऑब्वियसली अमाउंट भी चेंज होगा जो भी सेल्स करने वाले हैं उसका, तो वहां पे अपडेट करना जरूरी है। या फिर आप सपोज मान लीजिए कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगा रहे हैं और ऑर्डर मंगाते टाइम कोई कस्टमर को लगता है कि नहीं अभी ये तो उसका एड्रेस चेंज होना चाहिए, राइट। तो एड्रेस चेंज होगा बट बैकएंड पे क्या एग्जीक्यूट होगा, तो बैकएंड पे अपडेट कमांड एग्जीक्यूट होगा, वो तो बस एक फॉर्म फिल करके सबमिट कर देगा, राइट। तो इस तरह से मतलब ये सारी चीजें यूज की जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये तो ये हम भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ डेटा एनालिसिस टू स्टोर द एसक्यूएल कोड एंड परफॉर्म। बट डेटा एनालिस्ट पीपल जो होते हैं ये कभी भी अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर इंसर्ट करने के काम में नहीं पड़ते, ठीक है। उनका रोल होता है सिंपली डेटा को फेच करना एंड देन उसके बाद जो भी करना है, जो भी वो टूल यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं पावर बीआई यूज करता हूँ तो पावर बीआई में यूज करूंगा, कोई टैबली यूज करता होगा, कोई क्लिक यूज करता, मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ टूल्स है, ओके। तो उसमें से जो भी आप अकॉर्डिंग टू देयर कंपनीज, जो भी मतलब कंपनी ने परचेस किया होगा अवेलेबिलिटी, तो वो लोग उसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक टूल सीखने से जैसे कि पावर बीआई पे काम कर रहे हैं तो दूसरे पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो लेते हैं वो लोग, क्योंकि आपको एक एक सॉफ्टवेयर का आइडिया होने से आप दूसरे सॉफ्टवेयर में इजीली जंप कर सकते हैं। उसी तरह होता है एक प्रोग्रामिंग का आइडिया होने से, मतलब अगर आपने SQL सर्वर सीखा तो बहुत इजीली आप MySQL के साथ काम कर सकते हैं, बहुत इजीली आप Oracle के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं होते, हार्डली 10% चेंजेस होते हैं, वो भी लॉजिक में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, खाली लिखने का तरीका सिंटैक्स में चेंजेस होते हैं, ओके, ठीक है। तो ये स्टोर प्रोसीजर बना दिया, लेट्स से हमें अगर अपडेट के लिए स्टोर प्रोसीजर बनाना है, ओके, तो मैं एक स्टोर प्रोसीजर अपडेट के लिए भी हम बना दें, इफ ऐसे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर एंड इफ ऐसे अपडेट सेल्स, बट यहाँ पे ऑब्वियसली अगेन आपको ऑर्डर आईडी मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि सेल्स का डेटा है तो ऑर्डर आईडी रहेगा, वार केयर ऑफ 100, आप ये कितना भी साइज लिख सकते हो, okay? मतलब जितने ऑर्डर आईडी के कैरेक्टर से, लेट्स से ये 2 3 4 5 6 7 8 + 5 13, तो यहाँ पे 13 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 13 15 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ कैरेक्टर होता है मैक्सिमम, आप 100 से ज्यादा अगर ऑर्डर कैरेक्टर का ऑर्डर आईडी पास करते हो तो एसक्यूएल क्या कर लेता है, एसक्यूएल उसको सप्रेस कर लेगा, 100 कैरेक्टर्स ही रखेगा, बाकी के कंसिडर नहीं करेगा, ओके। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस 100। ये बस हम लेंथ डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें कितने कैरेक्टर स्टोर होने चाहिए, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे एंड इस तरह से नहीं, यहाँ पे एट द रेट, एंड सपोज मान लीजिए आपको सेल्स अमाउंट अपडेट करना है तो ये पैसे सेल्स यस भी लिख सकते हैं, कोई भी, ये तो लोकल वेरिएबल है, इसकी जगह पे कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, विच इज ऑफ टाइप फ्लोट, तो इस तरह से मैंने डिफाइन किया, ओके। एज एंड गो स्टोर प्रोसीजर अपडेट सेल्स, इस तरह से स्टोर प्रोसीजर बनाया। अभी हमारे पास दो वेरिएबल्स है, इनको हमें यूज करना है अपडेट के लिए, तो ऑब्वियसली अपडेट का कमांड क्या होता है, अपडेट, एक डेटाबेस अपडेट करना होता है, तो इफ ऐसे सेल्स डेटा, ओके, सेट, सेट, तो सेट करना है मुझे सेल्स कॉलम, राइट, सेल्स कॉलम का वैल्यू सेल्स इज इक्वल टू एट द रेट सेल्स, तो आपको ये बस समझना है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे यूज करना है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे अमाउंट पास करने वाले हैं तो उसकी जगह पे ये सेल्स का वेरिएबल पास करना है, वो वही कंसिडर कर लेगा। वेयर, वेयर अभी कंडीशन में हमें ऑर्डर आईडी चाहिए, वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू एट द रेट ऑर्डर आईडी,
ओके, बस इतना ही हमारा स्टेटमेंट है। ओके, तो इसको एंड भी कर सकते हैं, एंड देयर इज नो इशू। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये प्रोसीजर सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, इफ ऐसे ई एक्स ई सी, ऐसा कैपिटल में लिखना स्मॉल में लिखना कुछ नहीं है। ओके, एंड अगर आपको ऑर्डर आईडी, किसी ऑर्डर आईडी का अमाउंट अपडेट करना है, ओके, इफ आई ब्रिंग समथिंग, ये वाला जो ऑर्डर आईडी इसका मुझे अमाउंट अपडेट करना है, तो यहाँ पे आपको पास करना होगा। एंड देन सेकंड पैरामीटर, ऑब्वियसली जिस तरह से हमने डिफाइन किया है उसी तरह से, बट टाइप ऑफ वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट डिफाइन करता हूँ एंड यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप का डेटा पास करता हूँ, तो इट विल थ्रो एरर। ओके, बिकॉज ये जो वेरिएबल्स है ये वैल्यू तभी एक्सेप्ट करेंगे जब इस टाइप का वैल्यू होगा। ओके, ये इंटरनली जाके इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे अगर इफ आई से 100, ओके, लेट्स सी उस तरह से जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ उस तरह से होता है या नहीं होता है। ओके, स्टिल दिस इज वर्किंग, मतलब ये यहाँ पे तो एक इम्प्लीसिट कन्वर्जन हो रहा है। ओके, लेट्स सी इफेक्ट क्या होता है उसका। फ्लोट तो मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यूज जो है वो से इसमें बैठे हैं, ठीक है, कुछ इशू नहीं आया, मतलब दैट इज इवन फाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट डिफाइन किया है एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डेटा पास कर रहा हूँ तो भी वैलिड है। यहाँ पे 100 पास कर रहा हूँ तो भी वैलिड है, इवन दैट इज ग्रेट, ठीक है। बट आइडियली मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में ये इस तरह का, मतलब जैसे एक्चुअल प्रोग्रामिंग देखोगे तो जावा डॉट नेट, तो उसमें ये इस तरह का सपोर्ट नहीं करता। जो भी डेटा टाइप आपने स्पेसिफाई किया है उसी टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे तो ये वर्क कर रहा है, इवन दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है। बट जो टाइप का वैल्यू है उसी टाइप का वैल्यू, मतलब फ्लोट जब यूज किया जाता है तो उसको 1 2 3 मतलब डेसिमल डेसिमल में वैल्यूज होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर नहीं होंगे डेसिमल तो दैट इज फाइन, 0 0 कंसिडर कर लेता है, बट स्टिल यहाँ पे अगर डेसिमल्स पास करने हैं तो भी वर्क करेगा। लेट्स से आप इंटीजर यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल्स नहीं आएंगे, ओनली नंबर आएगा। वैल्यू तो एक्सेप्ट होगा बट ओनली नंबर आएगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज को अगर अपडेट करना है तो भी स्टोर प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, राइट। क्योंकि आप जब कोई भी डेटा अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो बैकएंड में यही अपडेट कमांड इस तरह का स्टोर प्रोसीजर रहता है जो एग्जीक्यूट होता है टू अपडेट समथिंग इन डेटाबेस, राइट। तो मतलब लेट से आप 10 फील्ड्स अपडेट कर रहे हैं बैकएंड में कहीं पे भी, एंड आपने कुछ फील्ड्स के लिए वैल्यू पास नहीं किया, एक या दो फील्ड, तो उसको यहाँ पे हैंडल किया जाता है। हर एक वेरिएबल का वैल्यू चेक किया जाता है कि वेदर दैट इज नल और नॉट। अगर नल है तो उस वेरिएबल को अपडेट ही नहीं करना है, राइट। तो उस तरह से मतलब प्रोग्रामिंग किया जाता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि ये स्टोर प्रोसीजर का यूज कहाँ पे होता है। तो मोस्टली इसको यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ओके। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बनता है वहाँ पे क्राउड ऑपरेशन से डेटा को अपडेट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, इंसर्ट करने करने के पहले कुछ वैलिडेशन करना है, तो हम स्टोर प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं, ओके। दिस इज अबाउट जस्ट टू मीनिंग ऑल अबाउट दी स्टोर प्रोसीजर। इसमें आप एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स बना सकते हैं, मैंने 2 तक बनाए, आप 10 15 भी बना सकते हैं, ओके, देर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है। इसके बाद कभी कभी एक इस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को डेटा चाहिए एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेटाबेस एसक्यूएल डेवलपर, आपके पास सारे टेबल का इंफॉर्मेशन है, बट टेम्पररी पर्पज से किसी को डेटा देना है, ठीक है। एंड उसको आपके पास कौन से टेबल है ये भी नहीं पता चलना चाहिए,
राइट। मतलब उसको एसक्यूएल क्वेरी तो देना है, ऑब्वियसली डेटा उसको फेच करना है डेटाबेस से, मतलब उसको एसक्यूएल क्वेरी तो चाहिए, बट उसको एसक्यूएल क्वेरी तो देना है। बट उसको ये तो इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन एनकैप्सुलेट करके रखनी है, एनकैप्सुलेट मतलब हाइड करके रखनी है। ओके, तो अगर उस तरह की सिचुएशन है तो आप वहां पे व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज इन एसक्यूएल। ठीक है, तो व्यूज मतलब क्या होता है, एक सिंपल व्यू बना सकते हैं, जिस तरह से ये भी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से हमने प्रोसीजर बनाया उस तरह से आपको एक व्यू बनाना होता है। ठीक है, व्यू बना लेंगे, एंड व्यू बनाने के बाद मतलब एक नॉर्मल टेबल को हम जिस तरह से बिहेव करते हैं उसी तरह से आप बिहेव कर सकते हैं व्यूज के साथ। मतलब नॉर्मली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यूज का जो भी नेम होगा वो भी अगर आप यूज करोगे तो सिंपली ये परफॉर्म करेगा। लेट्स से हमने ये देखा था ज्वाइंस के टाइम किस तरह से ये डेटा फेच करता है फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं यही क्वेरी अगर किसी बंदे को दूंगा तो उसको पता चल जाएगा मेरे पास यही एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ओके, जॉब नाम का टेबल है, डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। ये इन्फॉर्मेशन किसी को देना ही नहीं है, हाइड करना है मुझे, तो वहां पे व्यूज काम में आता है। तो इसी स्टेटमेंट को आपको बस क्या करना है, क्रिएट व्यू। ओके, एक नेम दे दीजिए कुछ भी, इफ ऐसे emp डेटा एज, ये अलियास है, एज मतलब अलियास है बस। अलियास एज करके मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा क्वेरी है इसको एक सिंगल नेम दे रहे हैं, ये जो पूरा डेटा है उसको एक सिंगल नेम दे रहे हैं, राइट। एंड देन एक व्यू बन जाएगा emp डेटा वाला, जिसमें ये सारे डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो होंगे एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आपको डेटा देना है किसी को भी, तो आपको इतना सारा कॉलम्स उसके टेबल डिटेल एंड सब कुछ कुछ भी देने की जरूरत नहीं, आपको बस सिंपली लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp डेटा। ओके, ये देखो टेबल के लिए थोड़ा सा अलग आइकॉन आता है, व्यूज के लिए वर्चुअल, मतलब ये क्या होता है, व्यूज मतलब वर्चुअल टेबल रहता है। ओके, टेबल जैसा ही रहता है एंड उससे डेटा भी वही पास होता है, राइट। बट आप इतना ही दे सकते हैं, देन इसके ऊपर आप सिलेक्टेड कॉलम्स, फिल्टरिंग जो भी होगा, वेयर क्लॉज के साथ, हैविंग क्लॉज के साथ, या फिर ग्रुपिंग करना है, एग्रीगेशन करना है, व्हाट एवर विल बी देयर, तो आप वो करके दे सकते। बट सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा कि आपके पास कौन से टेबल्स हैं, क्योंकि उसको ये सिंगल व्यू से डेटा मिल रहा है। इट वर्क्स लाइक मीनिंग व्यू इज जस्ट अ वर्चुअल टेबल, ओके, बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। जो भी हमने यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा है इसके बेसिस पे वो बनता है। यहाँ पे आप वेयर क्लॉज यूज करोगे, डेटा फिल्टर करोगे, तो फिल्टर होके डेटा व्यूज में जाएगा। ओके, अभी ये इस तरह से लगेगा आपको कि ये एक टेबल है, बट व्यूज में क्या होता है, व्यूज में जो फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स मतलब देखो, अगर मैं कभी फील्ड्स यूज करता हूँ या फिर कॉलम्स यूज करता हूँ, ओके, इफ आई से फील्ड्स या फिर इफ आई से कॉलम्स इवन अंटिल द पावर बी एंड, या फिर मतलब एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ओके, फील्ड्स, कॉलम्स अगर यूज करता हूँ, या फिर वन मोर एक वर्ड होता है, ओके, इवन आई फॉरगॉट दैट, तो ये इसका मीनिंग सेम होता है, मैं कॉलम को ही रेफर करता हूँ। और एक वर्ड है, जब आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको, इवन आई फॉरगॉट, फील्ड्स, कॉलम्स एंड और एक वर्ड है इसको, ओके वट एवर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो व्यूज के अंदर फील्ड्स होते हैं वो फील्ड्स एक टेबल से या फिर मोर देन वन टेबल से आ सकते हैं, ओके, बस इतना ही डिफरेंस है। आपको अगेन इस व्यू को अगर सपोज मान लीजिए रिप्लेस करना है,
क्रिएट व्यू और अल्टर व्यू, राइट। बस आप इसमें कुछ भी चेंजेस करो, इसको एग्जीक्यूट करो, वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट करना है तो मतलब चेंज करना है तो अल्टर कमांड यूज करना होगा हमेशा, मतलब किसी भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के लिए। एंड इस तरह से हम मतलब एन नंबर ऑफ व्यूज बना सकते हैं। मतलब जब भी आपको डेटा को इसका पर्पज, छोटे छोटे कंसेप्ट है बट मैटर्स करते हैं। ओके, अगर किसी को आपको डेटा एक्चुअल टेबल्स की डिटेल्स नहीं देने हैं तो ही आपको व्यू क्रिएट करना है, अदरवाइज यू आर गुड टू गिव द एसक्यूएल क्वेरी एज इट इज। क्या फर्क पड़ता है, दोनों में से डेटा तो वही जाने वाला है। ओके, बट एनकैप्सुलेशन मैटर्स, मतलब सपोज मान लीजिए एक कंपनी है ओरेकल, एंड उनके पास डेटाबेस है, एंड वहां से डेटा किसी थर्ड पार्टी, मतलब एक उनका क्लाइंट है, उसका डेटा ओरेकल के पास है, ओरेकल को डेटा देना है। सपोज क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया है कि कोई एनालिस्ट, थर्ड पार्टी एनालिस्ट है, उसको देना है, तो उसको कभी डिटेल्स नहीं देंगे डेटा, ये इतने टेबल्स एंड ऑल। वो क्या करेंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट एक व्यू बना देंगे, व्यू व्यू को शेयर कर देंगे। ओके, व्यू से भी वही डेटा मिलने वाला है। तो इस तरह से ये मतलब डेटा को हाइड करने के लिए, डिटेल्स इनकैप्सुलेट करने के लिए व्यूज को यूज किया जाता है। अदरवाइज देयर इज नथिंग इज यूजफुल फ्रॉम द व्यू। इससे और कुछ भी पर्पस नहीं, देयर इज नो अदर देन द पर्पस ऑफ व्यू, वॉट एवर आई सेड। ठीक है, अभी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया। ओके, एंड रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो हमने डिस्कस किया था कि डिलीट कमांड यूज करना है। ओके, डेटा जो है एक्चुअली जो ये टेबल के अंदर डेटा है उसको डिलीट करना है तो हमें डिलीट कमांड यूज करना है। बट अब क्वेश्चन है कि मुझे ये डिलीट करना है, सपोज व्यू को ही डिलीट करना है। अभी व्यू जो है ये तो डेटा नहीं है, राइट। अगर ये डेटा नहीं है तो उसको डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड कभी यूज नहीं करना है। ओके, डेटाबेस के स्कीमास के साथ, स्कीमास मतलब जो मेटा मेटा डेटा होता है, मेटा एक इंफॉर्मेशन होता है अबाउट दी डेटाबेस, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो उसको डिलीट करना है तो आपको हमेशा ड्रॉप यूज करना। मतलब आपको कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, राइट। इवन दैट इज इवन गुड इंटरव्यू क्वेश्चन। दोनों यूज किए जाते हैं, बट कब? तो ड्रॉप यूज किया जाता है जब डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है, एंड डिलीट को यूज किया जाता है जब डेटाबेस को मतलब टेबल के डेटा को, एक्चुअल डेटा को डिलीट करना है तब। ओके, एंड इफ ऐसे ड्रॉप प्रोसीजर, तो मतलब इस तरह से प्रोसीजर को भी, स्टोर प्रोसीजर को भी अगर आपको डिलीट करना है तो आप स्टोर प्रोसीजर को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉप कमांड इज ओनली यूज्ड टू ड्रॉप द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट।